स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक कदम सफलता की ओर। तो बात करें, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का सिलेबस, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, जिसमें हमने अपने पिछले वाली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस, और उसके साथ साथ हमने आइडियल गैस इक्वेशन अर्थात आदर्श गैस समीकरण को भी पढ़ा है अपने पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, और उसी में हमने एवोगाड्रो लॉ को भी पढ़ा है। और बात करें तो इस तरीके से हमने गैसों पे लगने वाले चारों नियम और आदर्श गैस का जो नियम है उसको भी हमने पढ़ लिया। और आदर्श गैस के नियम को पढ़ने के बाद अब गैसों के बारे में कुछ चीजें, 2 पॉइंट और रह गए हैं। जैसे बात करें तो एक को माना रह गया डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ एक गैसियस मैटर, मतलब गैसीय पदार्थ की घनत्व और उसका मोलर मास कितना होता है, उसको कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से, वो बचा हुआ है। और एक बचा हुआ है हमारा पार्शियल प्रेशर का, ठीक है, यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि गैसीय पदार्थ का जो होता है, कोई भी गैस अगर हमको दी जाए तो उसका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, यानी कितना होगा, और साथ में उसका जो मोलर मास होगा यानी मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि होने वाला है पहला डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस, मतलब गैसीय पदार्थ का घनत्व एवं मोलर आयतन। तो मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान, तो बात करें हम आदर्श गैस के लिए समीकरण तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको उसी आदर्श गैस के समीकरण को लेके चलना है, जिससे कि हम निकालेंगे किसी भी गैस के लिए जो उसका मोलर मास होगा और उसका जो डेंसिटी यानी कि उसका जो घनत्व होगा उसमें क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम सबको पता है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी नो दैट क्या, हम क्या जानते हैं, पीवी बराबर एन आर और टी। ठीक है, इतना हम जानते हैं। और यहाँ पे हमको ये भी पता है कि P क्या होता है, प्रेशर यानी कि गैस का दाब, V क्या होता है, गैस का आयतन। ठीक है, इसी तरीके से N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गैस की मात्रा, बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अणुओं की संख्या, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अणुओं की संख्या कितनी है उस गैस की। साथ में R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अर्थात सार्वत्रिक गैस नियतांक। और कैपिटल T हमारा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम ताप। तो इतना तो हम जानते हैं। तो इसी इक्वेशन से हम रीअरेंज करके निकालेंगे गैस की डेंसिटी और गैस का मोलर मास। ठीक है, देखिए ऑन रीअरेंजिंग एबव इक्वेशन, ठीक है, मतलब ऊपर वाले समीकरण को रीअरेंज क्या कहे तो पुनर्व्यवस्थित करने पर। ठीक है, देखिए जब उसको हम पुनः व्यवस्थित करेंगे तब क्या होने वाला है हमारा, देखिए इसको उठा के इसके बटे में करते हैं और v को इसके बटे में, देखिए किस तरीके से बनेगा, n बटे v और बराबर करके p के बटे में RT। कुछ इस तरीके का स्वरूप आपको यहां से मिलेगा ना। देखिए n को हमने यहाँ पे रोका और आयतन जो वॉल्यूम है उसको पक्षांतर किया तो v नीचे आ गया। यहाँ पे बचा क्या, प्रेशर यानी कि जो ऊपर है, और इधर से सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट, और T यानी कि टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो था उसको हमने नीचे किया। इतना हो गया, जितना समझ में आया होगा। अब बात करें तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको हम निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते कैसे हैं, देखिए हमको पता है कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स n बराबर गिवन मास बटे में मोलर मास, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स बराबर स्मॉल m, जो कि मास हमको गैस का दिया जाता है, और बटे में मोलर मास। तो इसी से हम निकालते हैं मोलर मास, या कहें तो नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी का ट्रांसफॉर्म कहें तो यहाँ से n की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या देखेंगे, हम यहीं पे पुट करते हैं तो कहेंगे आई एम पुटिंग वैल्यू ऑफ n। देखिए ये होगा
ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स। जब उस वैल्यू को, यानी ये वाली वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे पुट करेंगे, तब देखिए क्या बनने वाला है। यहाँ पे बनेगा क्या, इस तरीके से कुछ बनेगा, यम के बटे में v और साथ में यहाँ पे देखिए ये वाला बनेगा। तो क्या होगा, यम स्मॉल यम यानी कि जिसको हम गिवन मास होगा बटे में v और इसी में साथ में मोलर मास यानी कि कैपिटल यम रहने वाला है ना, ठीक है। और साथ में इसी के साथ में इस साइड में बचा हुआ है P के बटे में RT यानी कि प्रेशर बटे में R और टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्वरूप मिलेगा हमको, ठीक है, मिलेगा ना। अब बारी है कि यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के लिए देखिए हमको पता है, सिंस डेंसिटी बराबर होता है क्या, मास बटे में वॉल्यूम, यही होता है ना, फॉर्मूला यही होता है, डेंसिटी बराबर मास बटे में वॉल्यूम। तो देख रहे हैं आपकी डेंसिटी यानी कि घनत्व तो बराबर होता है दिया गया मास बटे में उस गैस का आयतन जो होता है, ठीक है। तो जब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी डी को यहाँ पे लिखते हैं, तब देखिए क्या इसके बटे में हो जाएगा ना एम बटे वी, इसके स्थान पे हम डी लिख सकते हैं। देखिए इसको इस तरीके से लिखेंगे डी, और बटे में इसके क्या रहेगा, मोलर मास एम बराबर पी के बटे में आर और टी। कुछ इस तरीके का फार्मूला हमको प्राप्त होगा ना, इस तरीके का। देखिए कुछ मिला ना। अब यहाँ से हम ट्रांसफर कर सकते हैं मोलर मास को इस साइड में और इन सबको एक तरफ, जिससे कि हमको एक बढ़िया सा रिलेशन, बढ़िया सा संबंध मोलर मास और आयतन, मोलर मास और साथ में जो घनत्व होता है गैसीय पदार्थ का, उसमें एक अच्छा सा फार्मूला मिल जाए, ठीक है। तो देखिए एम को यहाँ पे करते हैं और इनको इधर, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, एम बराबर डी यानी कि घनत्व आर टी और बटे में पी जो कि होता है प्रेशर। तो कुछ इस तरीके का हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है ना। देखिए इस तरीके का एक्सप्रेशन कुछ हमको प्राप्त हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि ये संबंध बताता है किसका, ये संबंध बताता है किसी भी गैस के मोलर मास और उसकी डेंसिटी यानी कि जो उसका घनत्व होता है उसमें संबंध बताता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर आपको घनत्व दे दिया जाए, किसी गैस का प्रेशर पता हो, टेम्परेचर पता हो, तो आप उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। या आपको मोलर मास दे दिया जाए यानी कि मोलर द्रव्यमान आपको किसी गैस का पता हो, तो आप वहां से उसका घनत्व तो निकाल सकते हैं। मोलर मास के साथ आपको प्रेशर यानी कि दाब और टेम्परेचर अर्थात परम ताप पता होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से कुछ भी चीजें जो आपको ना दी गई हो और शेष चीजें दी गई हो, तो आप बाकी भी बची हुई चीज को निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है, तो यही था किसी गैसीय पदार्थ के घनत्व एवं मोलर आयतन। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ के लिए, गैसीय पदार्थ के लिए घनत्व और उसका मोलर आयतन कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखने के बाद अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये पूछा भी जाता है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछ लिया भी जाता है कि डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम बताइए कि डाल्टन ने अपने पार्शियल प्रेशर के नियम में क्या बताया था। तो हम भी देख लेते हैं कि डाल्टन ने अपने पार्शियल प्रेशर के सिद्धांत में क्या चीजें बताई थी। तो हम देखने वाले हैं जो दूसरी बात है, गैस के लिए क्या पार्शियल प्रेशर। तो क्या है, डाल्टन ने एक नियम दिया था पार्शियल प्रेशर के लिए, उसी को हम देखेंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो आंशिक दाब सबसे पहले तो जान लेना होगा कि आंशिक दाब क्या है, यानी पार्शियल प्रेशर है क्या। उसके बाद हम नियम जानेंगे कि डाल्टन ने क्या नियम दिया था। तो पार्शियल का मतलब आप समझ सकते हैं आंशिक, अगर ढेर सारी गैसेस एक साथ ली जाए किसी पात्र में, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉक्स ले लिया जाए इस तरीके का, या किसी भी तरीके का बॉक्स ले लिया जाए, ठीक है, जिसके अंतर्गत कई ढेर सारी गैसें हैं, ठीक है। वो मान लीजिए एक प्रकार की गैस, दूसरे प्रकार की गैस रेड कलर से, और इसी तरीके से मान लीजिए और भी गैसें हों ये ब्लू कलर से, ठीक है। तो इस पात्र की दीवारों पे, क्या इस पात्र की वाल पे जो बल इन गैसों द्वारा अलग अलग लगेगा, मतलब जो इस रेड कलर वाले गैस के द्वारा लगेगा उसको बोलेंगे कि वो रेड कलर वाले गैस का पार्शियल प्रेशर है। और जो ब्लू कलर वाले की तरह लगेगा तो उससे बोलेंगे कि ब्लू कलर वाले का पार्शियल प्रेशर है। जो ब्लैक कलर के द्वारा लगेगा उसको बोलेंगे कि वो ब्लैक कलर का। कहने का मतलब कि अगर
कई गैसें मिला के आपस में रख दी जाएं, ठीक है, तो जो उन गैसों के द्वारा अलग अलग बल लगेगा पात्र की दीवार पे, उसी को बोला जाएगा कि वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि डाल्टन ने क्या नियम दिया था पार्शियल प्रेशर के लिए। तो देखिए डाल्टन ने कहा था, कब, जॉन डाल्टन इन 1801 यानी 1801 में स्टेट्स दैट, क्या कहा था देखिए, डाल्टन ने कहा द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, मतलब ऐसी गैसें होनी चाहिए जो नॉन रिएक्टिव हो, अर्थात उनमें कोई भी अन्योन क्रिया ना हो। अगर अन्योन क्रिया होगी तो पता लगे हम किसी दूसरे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो आपस में मिल करके कोई दूसरा गैस बना ले, है ना, कोई दूसरा मिश्रित गैस बना ले। और अगर नॉन रिएक्टिंग रहेंगी यानी जिनके बीच में अन्योन क्रिया कोई भी नहीं होगी, तो वो सेम अपना अस्तित्व बना के रखेंगी, अपने अस्तित्व को खोएंगी नहीं ना। तो कहने का मतलब वो होने चाहिए नॉन रिएक्टिव, ठीक है। गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। तो डाल्टन कहते हैं 1801 में कि जब ऐसी गैसों का मिश्रण किसी पात्र में लिया जाता है, कैसी गैसें जो नॉन रिएक्टिव हो, यानी जो ऐसी गैसें जिनमें कोई भी अन्योन क्रिया ना हो, उनके मिश्रण को एक पात्र में लिया जाता है, तब उस पात्र की दीवारों पे जो गैस द्वारा लगाया जाता दाब है, ठीक है, जो गैसों द्वारा लगाया गया दाब है वो सम होता है, यानी कि जोड़ होता है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। वो जोड़ होता है सभी गैसों की अलग अलग आंशिक दाब का, यानी जो गैसें उसमें जितने प्रकार की गैसें हैं उन गैसों का जो आंशिक दाब होगा उस पात्र की दीवार पे, उनका ही योग होगा पूरे पात्र, यानी उनका ही योग होगा पूरे गैस के द्वारा लगाए गए दाब का, ठीक है। तो कहते हैं कि जब अन्योन क्रियाकारी ना मतलब जब ऐसी गैसों को किसी पात्र में लिया जाता है मिश्रण को कि जिसमें वो गैसें आपस में अन्योन क्रिया ना करें, तो उन गैसों द्वारा बर्तन की यानी पात्र की दीवारों पर लगाया गया बल यानी लगाया गया दाब उन गैसों की अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स का योग यानी अलग अलग आंशिक दाब का योग होता है, ठीक है। यानी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज, ठीक है। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें तो बताएं, लेकिन पहले फिर से देख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब कि अगर जितनी भी गैसें ली गई हैं उस पात्र में, उन गैसों को अलग अलग समान ताप की कंडीशन में और समान आयतन में, क्या समान ताप और समान आयतन यानी कि प्रेशर भी समान हो, ताप यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम समान हो, जितनी भी गैसों का मिश्रण था उनको अगर अलग अलग पात्र में लिया जाए समान आयतन वाले पात्र में और समान टेम्परेचर हो, तब उनके द्वारा जो पात्र की दीवार पे अलग अलग बल लगाया जाएगा उन्हीं का टोटल योग होगा जब उनको मिश्रण बना के यानी मिक्सचर के रूप में एक पात्र में रखा जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग पृथक आंशिक दाब, ठीक है। तो जैसे अभी हमने गैस बनाया था, तो अगर सेम आयतन की मान लीजिए कोई 3 गैस हमने बनाई थी, मान लीजिए ये गैस ए हो, ये बी गैस हो, ये सी गैस हो, और जब इनका मिश्रण था यानी इस तरीके से, ठीक है, तब ये गैसें यहाँ पे थी, ए यहाँ, बी कहीं भी, सी कहीं भी, तो इस तरीके से इनका मिश्रण था गैसों का, ठीक है। और जब इनको अलग अलग वॉल्यूम सबका समान है यानी कि सबका आयतन वी है और सभी का टेम्परेचर भी टी है, ठीक है, और यहाँ पे आयतन है, यहीं पे हमको प्रेशर निकालना है। तो कहने का मतलब जब गैसों का समान टेम्परेचर यानी समान ताप की शर्त का पालन करते हुए उनको एक समान आयतन वाले पात्र में रखा जाता है, तब इनके द्वारा जो बल उस कंडीशन में उस पात्र की दीवार पे लगाया जाता है। मान लीजिए इसके द्वारा कितना लगाया जाएगा, इसके द्वारा मान लेते हैं P1 लिख देते हैं, इसके द्वारा लगाया जाएगा P2, इसके द्वारा P3। तो इसी तरीके से जितनी भी गैसें होंगी P1, P2, P3, P4
जितनी भी गैसें हों सभी के द्वारा उस बर्तन की यानी उस पात्र की दीवार पे जो बल लगाया जाएगा और जो यहाँ पे बल लगेगा इनका ही योग होगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअली हो ना, अलग अलग ये पात्र के दीवार पे गैस पात्र की दीवार पे अलग अलग बल लगा रहे हैं ना, और इन्हीं का योग ही होगा यहाँ पे जो कि टोटल प्रेशर होगा। यानी इस पूरे गैस के मिश्रण द्वारा जो ABC गैसें हैं उनका जो मिश्रण है वो इस पात्र की दीवार पे जो दाब लगाएगा वो इन्हीं का योग कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक मैथमेटिकल रूप। ठीक है, यानी गणितीय रूप देखते हैं, तो गणितीय रूप से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दरअसल डाल्टन कहना क्या चाह रहे थे अपने नियम के अनुसार जो इन्होंने एक रूल के रूप में दिया था। ठीक है, देखिए मान लेते हैं जो टोटल प्रेशर है उसको P से दिखाते हैं। देखिए इस रूप में P टोटल प्रेशर को हम लिखाते हैं टोटल से। ठीक है, टोटल, और कहा इंडिविजुअली जितनी भी गैसें होंगी, तो मान लेते हैं ढेर सारी गैसें हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 जितनी भी गैसें लेस हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए क्या, वॉल्यूम कामा टेम्परेचर कांस्टेंट, या सेम लिख सकते हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम। ठीक है, सभी गैसों के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तब ये फार्मूला हमको मिलेगा टोटल प्रेशर का, यानी कुल दाब का, जो कि डाल्टन ने बताया था कि कुल दाब जो होता है किसी ऐसी गैसों का मिश्रण जो जिसके बीच में अन्योन्य क्रिया कोई भी ना हो, यानी वो नॉन रिएक्टिव गैसें हों, तो उनका जो उसके द्वारा जो पात्र की दीवार पे लगाया गया कुल दाब होगा वो होता है योग किसका, उन गैसों का अलग अलग समान वॉल्यूम यानी समान आयतन और समान ताप की कंडीशन में जो पात्र की दीवार पे लगाया गया दाब होता है उन्हीं का योग होता है कुल दाब। ठीक है, तो यही बताया था डाल्टन ने, जो कि इनका गणितीय रूप है। ठीक है, इतना जानने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3, ये अलग अलग यानी इंडिविजुअली हर गैस के द्वारा जब उनका आयतन और टेम्परेचर समान था तब जो बल लगाया गया यानी वो पार्शियल प्रेशर हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, P टोटल यानी P है टोटल, तो ये है, ये दर्शा रहा है क्या, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर जो लग रहा है टोटल प्रेशर, और जो P1 P2 P3 डॉट 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 जो है ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं पार्शियल प्रेशर्स किसका, इंडिविजुअल गैसेस का, जो अलग अलग गैसें हैं उन सभी का पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब दिखा रहे हैं। कौन कौन, P1 P2 P3। ठीक है, ये पूरा डाल्टन का नियम था। अब बारी है कि हम टोटल प्रेशर निकालते कैसे हैं। तो बात करें तो जो गैसें होती हैं, आप अगर सिलेंडर देखें जो खाना बनाने वाला सिलेंडर होता है, ठीक है, जो रसोई घरों में यूज किया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब आपको कभी गैस को हिलाइए तो लगता है कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि कोई तो लिक्विड है जो भरा हुआ है उसमें। तो कहने का मतलब कि हम गैसों को किसी लिक्विड के ऊपर एकत्रित करते हैं या किसी लिक्विड के ऊपर स्टोर करते हैं। जैसे मान लें जनरली हम गैसों को जल यानी कि पानी के ऊपर ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि गैसें क्या होती है भाई, जब पानी के ऊपर रहेंगी तो गैसों में जो शुष्क गैसें हों, तो यानी सूखी हुई गैसें होती हैं, सूखी जिनमें एक भी % नमी नहीं होती, वो कुछ ना कुछ नमी को ग्रहण कर लेंगी जब वो पानी के ऊपर स्टोर की जाएंगी, यानी कुछ ना कुछ मॉइस्चर को ग्रहण करेंगी, आर्द्रता कुछ ना कुछ हो जाएगी उनकी ना। तो कहने का मतलब तब की कंडीशन में जो दाब लगेगा वो तो शुद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तो वो गैस शुद्ध गैस है नहीं, वो अपने साथ जल वाष्प भी लिए हुए है, तो जल वाष्प की भी दाब यानी जल वाष्प का भी कुछ ना कुछ दाब लग रहा है पात्र की दीवार पे। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला आया कि हम टोटल प्रेशर निकालेंगे कैसे। ठीक है, उस सूखी गैस यानी जो गैस सूखी हुई है यानी ड्राई गैस है उसके लिए हमको टोटल प्रेशर निकालना होगा ना। तो बात करें उस टोटल प्रेशर यानी सूखी गैस की टोटल प्रेशर को निकालने के लिए एक फार्मूला है कि हम कुल प्रेशर में से यानी जो कुल दाब होगा उसमें से घटाएंगे हम जलीय तनाव को। अब ये जलीय तनाव क्या होगा, जलीय तनाव को हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन जिसको बोलते हैं क्या, जलीय तनाव।
जो कि उस ड्राई गैस यानी सूखी गैस के साथ उस पात्र में उपस्थित रहता है, जलीय तनाव। ठीक है, अर्थात एक्वस टेंशन। अभी एक्वस टेंशन क्या होता है, तो मैंने बताया कि जो सूखी गैस होती है वो अपने पास जलवाष्प की कुछ बूंदें ली रहती है ना, यानी सेचुरेटेड बोल सकते हैं, सेचुरेटेड वेपर वो अपने पास रखती हैं। तो उन्हीं सेचुरेटेड वेपर्स के द्वारा जो बल यानी कि जो दाब पात्र की दीवार पर लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कि वो जलीय तनाव है, यानी कि वो एक्वस टेंशन है, क्योंकि वो जल के कणों, भाई जलवाष्प मतलब जल का कुछ कण ही तो है, तो जल के कणों द्वारा दाब लगाया जा रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो एक्वस टेंशन है, यानी कि जलीय तनाव है। तो हम जब निकालते हैं पार्शियल प्रेशर यानी कि किसी गैस के लिए, ड्राई गैस के लिए, तब देखिए क्या होता है फार्मूला कि हम निकालते हैं इस रूप में। देखिए हम निकालते हैं पी ड्राई गैस, यानी ड्राई गैस इसको लिखते हैं, यानी कि सूखी गैस। क्या होगा, पी ड्राई गैस है, तो इसके लिए होता है टोटल प्रेशर से, यानी ये जो टोटल दाब आया है उसी में से हम इस एक्वस टेंशन को घटा देते हैं। तो क्या, पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। ठीक है, एक्वस टेंशन। तब उस सूखी गैस के द्वारा जो बल यानी कि जो बल फोर्स है, तो जो दाब लगता है उस सूखी गैस के द्वारा उसका एक्यूरेट मान यानी सही मान आ जाता है। ठीक है, पी ड्राई गैस अर्थात सूखी गैस, कह सकते हैं शुद्ध रूप से गैस के द्वारा जो बल यानी शुद्ध रूप से गैस के द्वारा जो दाब लगेगा वो आ जाता है कैसे, पी ड्राई गैस बराबर पी टोटल, यानी कि जो टोटल प्रेशर यानी कुल दाब जो आया है उसी में से घटाया जाता है किसको, एक्वस टेंशन, यानी कि जलवाष्प के द्वारा जो दाब पात्र की दीवार पे लगता है उसी को घटाया जाता है। ठीक है, और हाँ, ये जो एक्वस टेंशन होता है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। अभी उसके लिए एक टेबल है, हम उस टेबल को आपको दिखाते हैं कि किस टेम्परेचर पे वो जो एक्वस टेंशन है, जलीय तनाव है, वो कितना कितना होता है। उसी तरीके से हम जितना टेम्परेचर यानी जितना टेम्परेचर होता है उसी अनुसार हम यहाँ से घटाते हैं उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको पूरा। तो अब बात करते हैं, हम वो चार्ट देख लेते हैं, यानी वो टेबल देख लेते हैं कि टेबल में एक्वस टेंशन का जो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन दिए गए हैं वाटर के लिए, ठीक है, वो कितने कितने दिए गए हैं। आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटा सा टेबल दिख रहा है ना, जिसके ऊपर लिखा गया एक्वस टेंशन ऑफ वाटर यानी कि वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर के चेंज होने से जब हम बोलते हैं एज ए फंक्शन ना, तो कहने मतलब जो जिसका फंक्शन है अगर वो चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्वस टेंशन ऑफ वाटर मतलब जल का जलीय तनाव, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर अर्थात ताप के फलन के रूप में, अर्थात ताप पे जब हम चेंजिंग लाएंगे तो इसके जलीय तनाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए ये चार्ट, एक तरफ टेम्परेचर लिखा गया है जिसका यूनिट है यानी जिसकी यूनिट है केल्विन, और उसके सेकंड वाले कॉलम में प्रेशर है जिसकी यूनिट है बार, और थर्ड वाले कॉलम में फिर से टेम्परेचर है जिसकी यूनिट केल्विन, और फिर से चौथे वाले यानी लास्ट वाले कॉलम में प्रेशर है अर्थात बार इसकी यूनिट है। तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 273.15 केल्विन है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब इसका प्रेशर कितना लग रहा है बार में 0.0060, क्या 0.0060, ये इतना बार दाब लग रहा है, यानी एक्वस टेंशन इतना है। ठीक है, दाब बोले या एक्वस टेंशन बोले बात सेम ही है। ठीक है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार से दाब ही है। देखिए, और ऐसे देखिए जब 283.15 हो रहा है यानी उसी कॉलम में नीचे आते हैं दूसरे वाले पे, जब 283.15 हो रहा है तब 0.0121 यानी लगभग 2 गुना, ठीक है, लगभग 2 गुना हो जा रहा है ना, यानी 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर 2 गुना हो जा रहा है, देख रहे हैं। इसी तरीके जब 288.15 पे आते हैं यानी 5 डिग्री और बढ़ाते हैं तब फिर से करीब 0.004 यानी 0.004 के आसपास बढ़ रहा है ना, यानी 0.0168 हो जाता है। इसी तरीके से जब 291.15 पे आते हैं तब कितना होता है, तब होता है 0.0204,
और इसी तरीके से 293.15 पे 0.0230, ठीक है। और थर्ड वाले कॉलम में चलते हैं तो देखिए क्या वहां पे टेम्परेचर कितना 295.15, तब कितना प्रेशर है, यानी तब एक्वस टेंशन कितना है, देखिए 0.0260 यानी 0.0260, ठीक है। और उसके नीचे आता है 297.15 लिखा गया है, तब प्रेशर कितना है 0.0295। और इसी तरीके से जब 299.15 हो रहा है ना, यानी 299.15, तब कितना बन रहा है 0.0331, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए 301.15 पे 0.0372, और इसी तरीके से लास्ट वाला रो जो है उसमें कितना है 303.15, जहां पे प्रेशर हो रहा है 0.04 यानी 0.0418, इतना हो रहा है ना। आप टेबल को देख सकते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो वाष्प दाब अर्थात, ठीक है, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब जो है वो एक्वस टेंशन यानी जलीय तनाव जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे है, ठीक है। इतना जाने के बाद हम जानेंगे पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो देख सकते हैं ये पार्शियल प्रेशर था, डाल्टन का नियम। अब डाल्टन के उसी नियम को यानी डाल्टन के लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन में जानेंगे कि मोल फ्रैक्शन में हम इनके नियम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो पार्शियल प्रेशर होता है यानी कि आंशिक दाब होता है वो मोल फ्रैक्शंस में, भाई गैसों में मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कुछ जब कई गैसें होंगी एक ही मिक्सचर के रूप में कई गैसें होंगी तो उसमें हर गैस का अपना कुछ अंश होगा जिसको हम मोलांश बोलते हैं, क्योंकि हम गैसों को जनरली मोल के रूप में लिखते हैं ना, तो कितने मोल गैस है तो वही मोलांश के रूप में अर्थात मोल फ्रैक्शन के रूप में ही हमको पार्शियल प्रेशर देखना है कि अलग अगर गैसों का मोलांश हमको दिया जाए यानी मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम उसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो मान लेते हैं कि गैस है जिसमें तीन प्रकार की गैसें यानी तीन गैसें अलग अलग तीन गैसें उसमें मिश्रण है, ठीक है। तो देखिए क्या, लेट एट द टेम्परेचर T अर्थात T तापमान पे मानते हैं हम थ्री गैसेज इनक्लोज इन द वॉल्यूम V, मतलब तीन गैसें ली गई हैं, एक वॉल्यूम है यानी आयतन है V, ठीक है। उसी आयतन में वो तीनों गैसें रखी गई हैं, मिश्रण है। एग्जर्ट पार्शियल प्रेशर P1 P2 एंड P3, कौन कौन सा P1 P2 और P3, तीन गैसें हैं तो भाई तीन ही पार्शियल प्रेशर होगा P1 P2 और P3 रिस्पेक्टिवली, यानी पहली वाली गैस P1, दूसरी P2 और तीसरी P3, ठीक है। इतना उसका पार्शियल प्रेशर होगा। जब इतना पार्शियल प्रेशर होगा तो अब हम आइडियल गैस से के इक्वेशन से वहां पे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, जो कि होता है कितना P1 या PV बराबर nRT से ही आया, ठीक है। इस वही को यहाँ कर देंगे तो V हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम सभी के लिए सेम है, ठीक है, और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं। तो देखिए, और पार्शियल प्रेशर तो भाई सबके लिए अलग अलग पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब सभी गैसों के लिए अलग अलग होगा। तो P1 बराबर N1 RT बाई में V, यानी N1 RT बटे V, ये पहली गैस जो होगी उसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी गैस होगी P2 बराबर N2 RT बाई V, ठीक है, और तीसरी गैस जो होगी P3 बराबर N3 RT बाई में V, ठीक है। तो यहाँ पे जो N1 N2 N3 हैं कौन कौन से, N1 N2 एंड N3, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, मतलब गैसों के नंबर ऑफ मोल्स हैं। पहली गैस का N1, दूसरी गैस का N2 और तीसरी गैस का N3। मोल फ्रैक्शन तो निकालना आता है ना किसी गैस के लिए, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज मोल अंश ना आता हो तो आप हमारे पिछले वीडियोज में जाकर के मोल फ्रैक्शन देख सकते हैं, ठीक है। हमने मोल फ्रैक्शन पे वीडियो बनाए हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स है N1 N2 और N3, पहली गैस के लिए N1, दूसरी गैस के लिए N2 और तीसरी गैस के लिए है N3। और इसी तरीके से और चीजें तो सबको पता है। P1 क्या है, पहली गैस का पार्शियल प्रेशर यानी पहली गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब। P2 क्या है, दूसरी गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब। इसी तरीके से P3 है, तीसरी गैस के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब। इतना जानने के बाद अब हम चलते हैं टोटल प्रेशर की तरफ, क्योंकि हमको आंशिक दाब निकालना है। तो देखिए, हम जानते हैं डाल्टन के नियम से टोटल प्रेशर
का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है ना P टोटल बराबर P1 प्लस P2 और प्लस P3, यही होता है। हमने 3 क्यों लिखा ये भी जानना होगा, क्योंकि हमने 3 ही गैसें ली हैं, पात्र एक है, गैसें हमने 3 ही ली हैं, तो हम 3 गैसों के साथ में ही चलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 3 गैसें लेने के बाद हम तीसरी गैस से अलग चलेंगे ना, ठीक है। तो ये है टोटल प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला डाल्टन ने दिया था। अब हम मोल फ्रैक्शंस में हमको निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शंस में उसको चेंज करना होगा। तो यहां से हम इनके मानों को वहां पे पुट करते हैं, यानी यहां से इनके मानों को उठा के वहां पे रखते हैं। तो देखिए किस तरीके से P1 की वैल्यू रखते हैं, देखेंगे हम P1 की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा N1 RT बाई V, यानी N1 RT के बटे में V, ठीक है। इसी तरीके से जब दूसरे वाली गैस के लिए रखेंगे प्लस N2 RT के बटे में V, और इसी तरीके से प्लस N3 RT के बटे में V, इस तरीके से कुछ मिलेगा, हमको मिलेगा ना। और इतना मिलने के बाद RT के बटे में V, यानी जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R है, जो टेम्परेचर है T, और उसके बटे में जो है V, ये इतनी चीजें हमको कॉमन दिख रही हैं, है ना कॉमन। तो इतनी चीजों को हम कॉमन ले लेते हैं। जब उतनी चीजों को हमने कॉमन लिया, देखिए कॉमन लेने पे हमको क्या क्या मिलेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हो गया एक छोटे ब्रैकेट में यानी स्मॉल ब्रैकेट में। अब कॉमन हमने क्या क्या लिया है, RT और इसके बटे में V, इतनी चीजें कॉमन मिली है ना, RT बटे में, और यहां पे क्या है हमारा P टोटल, यानी टोटल प्रेशर है। तो इतनी चीजें प्राप्त हुई, ठीक है। तो अब बारी है कि मोल फ्रैक्शन निकालें। तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जब इनको हम तीनों जोड़ देंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा गैस के लिए, उस मिश्रण के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इन्हीं का योग तो होगा, ठीक है। तो भी उसकी भी जरूरत लगेगी। तो इतना जानने के बाद अब हम यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इन तीनों गैसों का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना होगा अलग अलग, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको आंशिक दर निकालना है। तो क्यों ना हम P1 में P टोटल से भाग कर दें, ठीक है, यानी P1 में P टोटल से भाग कर दें। देखिए किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमने कहा P1 के बटे में P टोटल, ठीक है, P1 के बटे में P टोटल। अब देखिए क्या आएगा, तो P1 के बटे में जब P टोटल होगा तो N1 RT बटे में V है, तो क्या इस तरीके से कुछ बनेगा, N1 के बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3, ये इसको एक साथ करते हैं, ठीक है। P1 में N1 था और P टोटल में N1 प्लस N2 प्लस N3 इतना मिला, और बचा क्या, अब P1 में क्या है RT बटे में V। तो देखिए P1 में भी बचा है RT और बटे में V, ये हो गया। और भाग किया हमने P टोटल से, तो P टोटल में भी तो RT बटे में V है, तो कहने था RT नीचे V ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे RT और ऊपर हो जाएगा V, ये होगा ना कुछ इस तरीके से, RT बटे में V और V इंटू RT, ठीक है। समझ में आया इतना ना। P1 के बटे में P टोटल, यानी P1 को हमने भाग दिया है P टोटल से, तो कह सकते हैं अनडिवाइडिंग P1 बाई P टोटल, ठीक है, यानी कुल दाब से हमने P1 यानी पहली वाली गैस के जो पार्शियल दाब था उसको डिवाइड किया है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे साफ करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इसके बाद अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको काट सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे P1 बटे में P टोटल बराबर करके लिख सकते हैं N1 बटे में N, ठीक है। बस क्या N1 बटे में N, देखिए N1 बटे में N। तो यहाँ पे N क्या है ये भी जानना होगा, N है N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
यानी गैस उस पूरे पात्र में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है गैस का वो है n। और इसी क्वांटिटी को हम दर्शा सकते हैं x1 से। x1 क्यों? क्योंकि x1 n1 के लिए आया है ना, हमने जब n1 में भाग दिया तब ये n1 के लिए आया है, तब इसीलिए इसको बोलते हैं x1। और ये x1 क्या है? x1 को ही बोलते हैं कि वो मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये x1 ही क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसके लिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सी गैस? मोल फ्रैक्शन ऑफ पहली गैस के लिए ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस, ये पहली गैस के लिए होगा ना, क्योंकि x1 लिखा गया इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस है। और इसी तरीके से हम और भी गैसों के लिए निकाल सकते हैं, यानी और जो दो गैसें और बच रही हैं, कौन कौन सी? P2 और P3 वाली, उसके लिए भी मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए एक संबंध बनाते हैं। देखिए इस तरीके से बनेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P1 बटे में P टोटल, ठीक है, बराबर में x1। और P1 बराबर कितना लिख सकते हैं? P1 बराबर x1 P टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर। ये एक फार्मूला मिला हमको। P1 बराबर x1 और P टोटल, इतना मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद बारी है, यहाँ पे हमने बताया है x1 है मोल फ्रैक्शन किसका? फर्स्ट गैस का, और P है टोटल। यहां से पार्शियल दाब आप देख सकते हैं, P1 इतना है ना। तो इसी तरीके से अगर हम P1 के बाद P2 के साथ ये क्रिया करें, जो यहाँ पे P1 में हमने भाग दिया था, इसी तरीके से हम P2 के साथ भाग करें, तब देखिए कितना कितना आने वाला है। देखिए इसको साफ कर देते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगर P2 में P टोटल से भाग करेंगे तो दूसरा समीकरण क्या आएगा बन के? देखिए दूसरा समीकरण हमको यहीं पे मिलेगा, P2 बराबर x2 और P टोटल। ठीक है, ये मिलेगा। और इसी तरीके से तीसरा क्या मिलेगा? P3, तीसरा वाले भी मिलेगा ना, P3 बराबर x3 इंटू P टोटल। ये रूप दिखाई देगा ना, यानी ये तीन समीकरण हमको मिलेंगे। ये क्या है? वही था ना कि पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी अलग अलग गैसों के लिए, P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, सभी के लिए पार्शियल प्रेशर आया, यानी आंशिक दाब आ गया, जो कि किस टर्म में है? मोल फ्रैक्शन के रूप में। यानी उस पात्र में अर्थात उस वेसल में कितना मोल फ्रैक्शन है उस गैस का, जिस गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं, वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में है। ठीक है, यानी मोलों की संख्या कितनी है, यानी मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? जिस किसी गैस के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उस, यानी नंबर ऑफ मोल्स उस गैस का जो नंबर ऑफ मोल होगा उसको ऊपर बटे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी उस गैस में टोटल मोलों की संख्या कितनी है उसको रखते हैं। जो कि यहाँ पे जैसे 1 के लिए हमने निकाला था, तो 1 के जो मोलों की संख्या थी उसको ऊपर, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे उस गैस में उसको नीचे रखा था। तो यहीं से हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता हो और टोटल प्रेशर पता हो तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं किसी भी गैस के लिए। अगर एक गैस का पहली गैस के लिए निकालना हो तो वहां पे मोल फ्रैक्शन दिया गया हो आपको, और टोटल प्रेशर आपको दिया गया हो, तो वहां से आप उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी कितनी भी ढेर सारी गैसें हों तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं ना। देखिए क्या जनरल फार्मूला बनेगा कुछ इस रूप में। भाई पहली गैस के लिए है तो इसी तरीके से ढेर सारी गैसें हो सकती हैं, तो उसको हम एक जनरल रूप दे सकते हैं। देखिए Pi मतलब ith नंबर की गैस जो होगी उसके लिए xith इंटू P टोटल। ठीक है, ये एक जनरल और बहुत ही कॉमन सा फार्मूला, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। Pi बराबर xi डॉट P टोटल, यानी टोटल प्रेशर, और xi क्या है यहाँ पे? xi है ith गैस का मोल फ्रैक्शन, और Pi क्या है? ith गैस का ही पार्शियल प्रेशर, यानी ith गैस जो i नंबर की गैस है उसका आंशिक दाब, और ये उसका है मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। ठीक है, तो इसी जनरल फार्मूले से हम कह सकते हैं अगर हमको टोटल प्रेशर
और मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम किसी भी गैस के लिए उस मिश्रण में किसी भी गैस के लिए हम उसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं हम अलग अलग सभी गैसों के लिए हम निकाल सकते हैं ना, कितनी भी गैसें दी गई हो, अगर सभी का पार्शियल ये हमको मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर गैस का पता हो तो हम सभी गैसों के लिए अलग अलग यानी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात थी डाल्टन के लॉ की। आपने डाल्टन का लॉ देखा जो कि आंशिक दाब से संबंधित था। क्या था? डाल्टन ने कहा कि जब ऐसी गैसों का मिश्रण लिया जाता है कि जिसके बीच में कोई भी अन्योन्य क्रिया नहीं होती यानी वो नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं, तब उनके द्वारा उस पात्र की दीवार पे जो दाब लगाया जाएगा, क्या उनके द्वारा उस पात्र की दीवार पे जो दाब लगाया जाएगा वो योग होता है किसका? उन गैसों द्वारा। अगर उन गैसों को अलग अलग समान आयतन में समान ताप की कंडीशन में रखा जाए तब वो गैसें अपने आयतन पे जो बल लगाएंगी, उस पात्र पे जो बल लगाएंगी, उनका योग ही कहलाता है टोटल प्रेशर। यानी उस मिश्रण के लिए टोटल प्रेशर वही होगा कि वो गैसें अलग अलग समान वॉल्यूम और टेम्परेचर पे जो बल लगाएंगी पात्र की दीवारों पे, सेम उन्हीं का योग जो होगा वही कहलाएगा इस पूरे मिश्रण के लिए जो दाब होगा, कुल प्रेशर। और अलग अलग जो बल वो लगा रहे हैं उन्हीं बल को बोलते हैं आंशिक दाब, यानी कि बल अर्थात दाब, तो उसी को बोलते हैं आंशिक दाब या कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा मोल अंश के रूप में उस पार्शियल प्रेशर को हमने मोल अंश के रूप में निकाला। किस तरीके से मोल अंश में निकालते हैं, जिसका एक जनरल यानी सामान्य इक्वेशन है पी बराबर एक्स आई डॉट पी टोटल। ठीक है, ये पूरी बात रही डाल्टन प्रेशर यानी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लगा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ए नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 17.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड 167.5 ग्राम नियॉन यानी Na। ठीक है, तो यानी मतलब एक नियॉन डाई ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, यानी एक नियॉन डाई ऑक्सीजन मिश्रण में 70 ग्राम डाई ऑक्सीजन तथा 167 ग्राम नियॉन है। ठीक है, यदि यानी इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन द सिलेंडर इज 25 बार, मतलब जो सिलेंडर है पात्र उस पे जो दाब है वो कितना है? 25 बार का। ठीक है, यानी गैसों के मिश्रण का कुल दाब 25 बार है। तो पूछ रहा है कि गैसों का मिश्रण यानी व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर, यानी उस मिश्रण में डाई ऑक्सीजन और नियॉन का पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब कितना होगा। तो सभी का आंशिक दाब हमको निकालना होगा। तो देखिए लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन ना। देखिए सभी के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालते हैं। डाई ऑक्सीजन और नियॉन है तो नंबर ऑफ मोल्स शुरू करते हैं हम इसको लगाना। देखिए सबसे पहले हमको दिया क्या क्या गया है देख लेते हैं। देखिए दिया गया है ए नियॉन डाई ऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70 ग्राम डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 70.6, यानी कह सकते हैं क्या डाई ऑक्सीजन का वेट कितना है? स्मॉल W बोलते हैं उसको वेट। तो वेट O2 डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 तो कितना है? 70.6 ग्राम। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा दिया गया है कितना? और दिया गया है 167.5। ये किसके लिए है? नियॉन के लिए। तो नियॉन के लिए कितना है? W नियॉन 167.5। ठीक है, 167.5 ग्राम ये दिया गया है। और क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। और दिया गया है टोटल प्रेशर यानी P टोटल। देखिए और दिया गया है P टोटल, यहां पे लिखते हैं। देखिए दिया गया है P यानी कि जो टोटल प्रेशर है P टोटल बराबर है 25 बार। ठीक है, कुल इतनी चीजें हमको दी गई हैं। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर यानी कि P पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है ना। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई ऑक्सीजन एंड नियॉन। पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर O2 का, ये भी बताना है, और पार्शियल प्रेशर नियॉन का। ठीक है, ये भी हमको बताना है। तो हमने बताया हमने निकाला है मोल फ्रैक्शन के रूप में पार्शियल प्रेशर फार्मूला, तो उसी से हम निकालेंगे सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक गैस को लेकर के चले। तो एक गैस के लिए जब आ जाएगा तब दूसरे गैस के लिए निकालेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के लिए ना, देखिए लिखते हैं फॉर डाई ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन के लिए क्या जानते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला भार बटे में अणुभार, ठीक है, तो वही निकालेंगे। तो लिखेगा फॉर डाई ऑक्सीजन है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो लिखेंगे हम क्या, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, O2 यानी कि डाई ऑक्सीजन, ठीक है, इसको आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो बराबर करके कितना होगा, इसका फार्मूला होता है जो भार दिया गया है यानी कि स्मॉल w बटे में मोलर मास बोल सकते हैं, मोलर मास या अणुभार, ठीक है। तो कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए मोलर मास होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए मोलर मास होता है यानी MO2 के लिए होगा 16×32 ग्राम, ठीक है, यानी 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है ऑक्सीजन के लिए, 32 ग्राम पर मोल है, 32 ग्राम पर मोल यानी 32 ग्राम मोल इनवर्स। और इसी तरीके से नियान के लिए कितना है, देखिए नियान के लिए लिख देते हैं, यानी के लिए होता है 20, यानी नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसके लिए जो मास होता है वो होता है 20 ग्राम पर मोल, ठीक है, क्योंकि हम मोलर मास लिखते हैं तो मोल के रूप में, यानी एक मोल के बाद मोल का कितना मास है उसी को मोलर मास लिखते हैं ना, ठीक है। देखिए इतने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भार कितना दिया गया है, देखिए 32, कितना वेट कितना है ऑक्सीजन के लिए, 70.6 ग्राम। तो लगाते हैं इसको 70.6 ग्राम और बटे में मोलर मास कितना है 32, अर्थात 32 दशमलव यानी 32 है 32 ग्राम और मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स है। तो जब ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा, देखिए इस तरीके से ग्राम और ग्राम कैंसिल हुआ, मोल ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल हैं। अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तब हमारा आता है 2.21 मोल, कितना आता है 2.21 मोल। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2 मॉलिक्यूल जो था उसका जो मोल आया, नंबर ऑफ मोल्स आए, वो कितने आ गए, वो आ गए हैं 2.21, यानी कि टोटल मोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन O2 के लिए, देखिए O2 के लिए है ना, O2 के लिए 2.21 मोल। हम निकालते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियान, नियान का सिंबल होता है यानी, तो इसके लिए भी W बटे में कैपिटल M। तो W यानी स्मॉल w, जिसको हम बोलते हैं वेट है, ठीक है, जो वेट हमको दिया गया है, और M क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं। देखिए कितना आएगा, कितना दिया गया W, देखिए किसके लिए, नियान के लिए 167.5 यानी 167.5 ग्राम, और बटे में इसका मोलर मास कितना होता है, हमने यहाँ पे कहा 20 ग्राम, ठीक है, यानी 20 ग्राम और 20 ग्राम मोल इनवर्स ये होता है, ठीक है, कितना हो गया। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी ग्राम ग्राम खत्म और ये मोल ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे जो मान आएगा, देखिए कितना, 20 से भाग करते हैं तो 20 8 160 होता है, तो 8.160, 7 75 उधर होगा तो 20, तो यहाँ में 60, फिर बचेगा 5 15 वहां पे तो 0, यानी कि 20 7 140, ठीक है, यानी 8.37 और फिर 5 मोल, यानी कि इतने मोल आए किसके, ये आए हैं नियान के लिए, ठीक है, यानी एनी के जो मोल हैं वो आ गए इतने, ठीक है। तो एनी का मोल इतना और O2 का मोल इतना, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल मोल्स इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ देते हैं, कितना कितना है 2.21 और प्लस 8.375, इतना ही है ना। तो इसको जब जोड़ के लिखेंगे हम तो देखिए कितना आएगा, इसको जोड़ के लिखने पे हमारा मान जो आता है, देखिए इसको जोड़ने में कितना 5 पीछे होगा, 7 और 1 8 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ठीक है, 10.585 मोल,
टोटल मोल की संख्या जो आई वो इतनी आ गई। ठीक है, अब हम पार्शियल प्रेशर आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको टोटल मोल पता हो चुके हैं। तो चलिए पार्शियल प्रेशर O2 और नियान के लिए, यहाँ पे हम पीओ के लिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना ऊपर। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम लगाते हैं, तो देखेंगे हम। ठीक है, देखिए तो पार्शियल प्रेशर O2 के लिए कितना, PO2, तो क्या होता है इसका मोल फ्रैक्शन, तो PO का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम निकालते हैं क्या, ऊपर मोल रखते हैं, किसके लिए, O2 का मोल कितना 2.21, तो इस तरीके से 2.21 और बटे में क्या लिखते हैं टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना है 10.585। ठीक है, इतना है। फिर गुणा किससे होता है, टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर कितना है 25 बार, 25 बार। ठीक है, और बात करें तो मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों, क्योंकि ऊपर भी यूनिट मोल और नीचे भी यूनिट मोल, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी चाहे हम यहाँ पे टोटल यूनिट है इसकी टोटल मोल, इसके लिए मोल है ना, तो मोल लिखे हैं, और सेपरेटली अलग अलग दोनों के लिए है मोल, तो मोल अगर मोल ऊपर मोल नीचे तो मोल मोल कैंसिल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर यानी मोल फ्रैक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होता, यानी वो यूनिट लेस होती है, अर्थात डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, और इसका प्रेशर कितना है 25 बार। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब जो पार्शियल प्रेशर यानी इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा डाई ऑक्सीजन का वो आएगा 0.21, कितना 0.21। देखिए PO2 जब इतना सॉल्व होता आएगा 0.21 और गुणे में होगा 25 बार। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन यानी 0.21 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 25 सेकंड में 25 के 5 हाथ से, यानी कैरी कितना हुआ 2, तो 25 दूना 50 और 2 52 यानी 52, तो कितना आएगा 5.25 आएगा ना, कितना 5.25 बार। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया इतना आया पार्शियल प्रेशर, किसके लिए PO के लिए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम क्या, देखिए इतना हम लिख सकते हैं कि PO के लिए यानी PO2 अर्थात ऑक्सीजन के लिए जो पार्शियल प्रेशर आया वो आया 5.25 बार। ठीक है, इतना आ गया O2 के लिए। अब इसी तरीके से नियान के लिए निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना, तो नियान के लिए चाहे हम ऐसे निकाले या पूरे में से घटा देते हैं। भाई टोटल प्रेशर 25 बार है और हमें पता है डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से कि जो टोटल प्रेशर होता है वो अलग अलग गैसों के मिश्रण का यानी अलग अलग गैसों का जो दाब होता है पार्शियल दाब उसी का योग होता है। तो यानी ये जो 25 बार टोटल प्रेशर है ये तो सभी का योग ही तो है, तो एक का अगर आ गया तो दूसरे वाले को इसमें से घटा के निकाल सकते हैं। यानी 25 बार से 5.2 बार घटा देंगे तो आएगा कितना 19.75 बार आ जाएगा। या फिर हम इसी फार्मूले का यूज करके लगाते हैं, तो देखिए इसी फार्मूले के यूज से लगाते हैं। इधर तो आपने देख लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, तो अब हो गया। अब इसी में हम लगाते हैं आगे, देखिए इतना तो हो गया है। देखिए अब है बारी किसके लिए, देखिए तो PO यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया है नियान के लिए हमको निकालना है। देखिए P नियान के लिए है, तो नियान के लिए नंबर ऑफ मोल्स नियान का ऊपर रहेगा, तो नियान में कितने मोल आए हैं 8.37। यह है नियान के मोल और बटे में टोटल मोल कितने हैं, देखिए टोटल मोल है 10.585 यानी 10.585 मोल, और इसी में गुणा होगा किससे, टोटल प्रेशर कितना है 25 बार यानी कि 25 बार है ना टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब इसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा इसका वो आएगा 0.79। ठीक है, इसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 0.79। देखिए कितना 0.79 और इसी में गुणा होगा किसका 25 बार का यानी 25 बार का। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा देखिए कितना आएगा 25 9 में होता है 225, तो 225 के 5 यानी 5 और कैरी हुआ यहां से
22, तो 25 सत्ते होता है, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। तो 175 में 22 जोड़ते हैं तो हो जाता है 175 में 22 197। ठीक है, तो 197। तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे दो अंक पे दशमलव है, इतना बार हो गया ना। तो किसके लिए ये आया है? नियान के लिए। नियान का जो पार्शियल प्रेशर आया वो आ गया 19.75 बार, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर आया वो आ गया 5.25 बार। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो वो टोटल बार जो यानी टोटल जो प्रेशर है यानी कुल प्रेशर है उस सिलेंडर पर जो कि आ रहा है 25 बार, उसके बराबर होगा ना। देखिए 19 और 5 24 और 75 25 एक हो जाएगा, तो कहने मतलब टोटल 25 बार आ गया। ठीक है, आप इसको अल्टरनेटली यानी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? पार्शियल प्रेशर का नियम लगा के, कि हम जानते हैं डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम के अनुसार जो कुल प्रेशर होता है वो अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स का यानी अलग अलग गैसों के जो पार्शियल प्रेशर होते हैं उनका योग होता है। तो हम लिख सकते हैं P टोटल बराबर PO2 प्लस PNE यानी नियान। तो हमें PO2 का मान पता है, तो P टोटल बराबर P टोटल माइनस PO2 बराबर PN, यानी इस तरीके से देखिए, अगर हम लिखें P टोटल बराबर PO2 प्लस P यानी नियान, तो हमको किसके निकालना है? नियान के लिए। तो P नियान लिख सकते हैं ना, P यानी बराबर P टोटल और माइनस PO2, ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले के यूज से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, P यानी नियान का आ जाएगा क्योंकि हमको टोटल पता है, और O2 का हमने यहाँ पे निकाला है 5.25 बार। ठीक है, तो आप सवाल पूरा देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो बात करें, ये पूरा वीडियो था आज का मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन के टर्म में जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम था, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम था, वो मोल अंश के रूप में कैसा था। ठीक है, देखा आपने, PI बराबर XI एंड इंटू P टोटल ये था। और हमने डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का नियम देख लिया, और हमने देखा कि मोलर मास और डेंसिटी किसी भी गैस के लिए उनका संबंध कैसा होता है, यानी उनका रिलेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है। और हमने इस पे एक क्वेश्चन भी देख लिया है पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।